गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज who ruled over the subcontinent between the 7th and 12th centuries. Yes, look at the map. Okay, look at Delhi, Indraprasth, Chahmans, गुर्जर प्रतिहार्स, परमार्स, चंदेलाज प्रयाग में थे, कन्नौज, बनारस। पाल डायनेस्टी जो थी वो बंगाल के अंदर। कलिंग, ये देखिए कलिंग का नाम आपने सुना है, कलिंग वॉर, जहाँ अशोक द ग्रेट ने एक वॉर किया था कलिंग के साथ, तो वो ये है। कोस्टल उड़ीसा जो था उसे पहले कलिंग कहा जाता था। उसके बाद मान्यखेट, जहाँ पर राष्ट्रकूट थे, मान्यखेट इनकी कैपिटल थी। और साउथ के 3 फेमस डायनेस्टीज़, चोलाज, चेराज और पांड्याज, ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। और एक यहाँ पर है आपका गुर्जर प्रतिहार्स, ये देखिए गुर्जर प्रतिहार्स। अब जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो 3 मेन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उनमें है एक गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटाज और पालाज। ये हो गए राजस्थान के नियर बाय एरिया में, यह आपकी कर्नाटक, केरल और ये वेस्ट बंगाल। ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं ये सारी की सारी देखिए 7th और 12th सेंचुरी के बीच में इन्होंने रूल किया है इंडिया के ऊपर। ना तो 7th सेंचुरी से पहले थे और ना ही 12th सेंचुरी के बाद में। इस चीज़ को आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आता है द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। एमरजेंस होता है उदय होना किसी चीज़ का। जैसे हम कहते हैं कि सनराइज हो चुका है, यानी कि राइज होना किसी का, वो होता है एमरजेंस। ठीक है। उसके बाद डायनेस्टीज़ यानी कि जो उनका फैमिली है, जो वंश है, उनका जो परिवार है वो, यानी कि नए वंश जो है वो कैसे राइज हुए, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए 7th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफ acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. As samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwara, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अब इसमें बताया गया, देखिए कि जो लैंडलॉर्ड्स और जो वैरियर्स थे वो काफ़ी सारे रीजन्स में थे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हर एक जगह जगह पर थे। और जो वहाँ किंग होता था वो क्या सोचता था कि ये तेरे सबऑर्डिनेट है, ये सामंत हैं तेरे। सामंत का मीनिंग होता है कि वो उनके लिए टैक्स कलेक्शन का काम करते थे और एक कंट्रोल्ड एरिया उनको दे दिया जाता था कि ये एरिया आपके कंट्रोल में रहेगा। और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था। कौन एक्सपेक्ट करता था? जो किंग था वो इनसे ये एक्सपेक्ट करता था कि ये उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ, राजा के लिए या उनके ओवरलॉर्ड्स के लिए, उनके कोर्ट्स में रहें, उनके दरबार में रहें और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें। और इस तरह से सामंत जो थे उन्होंने क्या किया कि उनके पास पावर आ गई और वेल्थ आ गई, पैसा आ गया, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया या महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया। यानी कि एक सर्कल का, एक कंट्रोल्ड एरिया का अपने आप को इंडिपेंडेंट जिसे कहा जाता है किंग, वो डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से
नए नए जो डायनेस्टीज है वो एमरजेंस होते रहे। उसके बाद हम बात करते हैं वन सच इंस्टेंस वॉज, देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो है राष्ट्रकूटा का इन द डेक्कन। शुरुआत में वो क्या थे, वो चालुक्याज के सबऑर्डिनेट थे। कर्नाटक के जो चालुक्य डायनेस्टीज होती हुई उसके सबऑर्डिनेट थे कौन, राष्ट्रकूटाज। अब उन्होंने क्या किया, मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि दंतिदुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट चीफ था, यानी कि वो सामंत था, उसने क्या किया, अपने चालुक्य राजा को हटा दिया वहाँ से और उसने एक हवन या यज्ञ करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका नाम होता है द गोल्डन वॉर्म। अब उसके बाद क्या था, इस हिरण्यगर्भ जो हवन था उसको करवाने के बाद ब्राह्मणों की हेल्प से जब ये करवा लिया जाता था तो इसमें कहा जाता था कि जो इसको करवाएगा उसका दोबारा से जन्म होगा और उसे क्षत्रिय के रूप में जाना जाएगा। इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, लेकिन वो चाहे बर्थ से क्षत्रिय ना हो, लेकिन ये हवन करवाने के बाद हिरण्यगर्भ उसे एक अक्षत्रिय के रूप में देखा जाएगा। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, एंटरप्राइजिंग यानी कि जो बिजनेस फैमिलीज थी, जो बिजनेस करने वाली फैमिलीज होती, उनकी फैमिली से भी उन्होंने मिलिट्री स्किल को यूज़ किया और किंगडम्स अपने बनाए। फॉर इंस्टेंस कदम्ब मयूर शर्मन जो था एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया, जो उनका पारंपरिक ट्रेडिशन था, जो काम करने का जो ढंग था, उनका जो काम था वो छोड़ दिया। टुक टू आर्म्स, और उन्होंने हथियार उठाए। सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने जो किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड किए। अब कर्नाटक में कौन आया, कर्नाटक में मयूर शर्मन, कदम्ब मयूर शर्मन, और गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर रहे, राजस्थान के अंदर। तो इस तरह से नई डायनेस्टीज जो हैं वो सामने आई। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कौन कौन से जो टाइटल्स हैं वो दिए जाते थे किंग्स को। देखिए मैनी ऑफ दीज किंग्स अडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, आवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। ये देखिए इस तरह के टाइटल्स जो हैं वो किंग्स अपने अडोप्ट कर लेते थे इनको। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, इन सब के बावजूद दे ऑफन shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmanas. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. ये बताया कि वो अपनी पावर को शेयर भी कर लेते थे। अब रिसोर्सेज जो है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स। अब रिसोर्सेज जो थे यानी कि जो वेल्थ जो था, जो टैक्स जो था, रेवेन्यू, वो ट्रेडर से कलेक्ट किया जाता था और उन लोगों से भी, जैसे पीजेंट्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए थे, इनको भी वो कहा जाता था कि जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं पहले आप राजा के पास आए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 400 टैक्सेस। ये 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। वेट्टी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, एंड kadmai or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession to family property, etc. ये टैक्सेस के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used
to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families, and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of king held these positions. मैंने बताया कि जो पैसा यूज किया जाता था वॉर में यूज होता था, किंग अपने आप को इस्टेब्लिश करता था, उससे मेंटेन करता था अपनी आर्मी को, उसके जो खर्चे होते थे वो सारे के सारे इन टैक्सेस से ही निकलते थे। उसके बाद क्या होता था कि जो कलेक्ट करने का काम, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम है वो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को दिया जाता था। उन्हीं के जो फैमिली मेम्बर होते थे और हाई पोस्ट जो होती थी वो उन्हीं के फैमिली मेम्बर को मिलती थी जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। आर्मी के बारे में भी यही बात थी कि जो हेरिडिटरी होती थी ये पोस्ट, कि बाप के बाद बेटा, इस तरह से आर्मी के अंदर भी चलता था। और इन्हीं के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे वही जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रह पाते थे। उसके बाद आते हैं आपके सामने प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या होता है? देखिए, प्रशस्तीज contains details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. अब अगर इनकी बात की जाए प्रशस्ति क्या होती है, तो जो ब्राह्मण होते थे पहले, अब सबसे पहले तो ये कि लिटरली ट्रू नहीं होते थे। हो सकता है इनमें जो सारी बातें लिखी गई हो वो सच ना हो, इनको सच नहीं मान सकते हम, लेकिन जो ब्राह्मण होते थे वो उनके बारे में लिखते थे राजा के बारे में कि ये कितना विक्टोरियस वॉरियर है, ये कितना अच्छा है, ये कितना महान है, इसका एरिया कितना वास्ट हो चुका है। तो ये इस तरह से, अब वो ऐसा क्यों करते थे ये हम आगे पढ़ेंगे। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. अब देखिए, किंग्स जो हैं वो ब्राह्मण को रिवार्ड देते थे, कई बार लैंड देते थे, ज़मीन दान में देते थे उनको, और उस चीज़ को कॉपर की प्लेट्स पर जो है वो लिखा जाता था। उस रिकॉर्ड को जो ब्राह्मण उसको रिसीव करता था उसके बारे में वो लिखता था कि राजा ने ये लैंड जो है वो ग्रांट में दी है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. अब संस्कृत में भी कुछ पोइम्स थी, कश्मीर का इतिहास उनके बारे में लिखा गया है। तो कश्मीर की अगर हम बात करें तो कल्हन जो है वो एक फेमस नाम है, ये देखिए आया भी हुआ है कल्हन। इट वॉज कंपोज्ड बाय अनदर नेम्ड कल्हन। कल्हन जो है उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिणी, जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में उसने क्या किया है, ये संस्कृत में बुक लिखी उसने, और इसमें लिखा गया है कश्मीर की इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब देखिए, वॉर होते थे तो कुछ लैंड के लिए होते थे, कुछ वेल्थ के लिए होते थे। तो कहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो एक स्पेशल रीजन था जहाँ पर वो हर एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, और इसी तरह से वो दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ये एक सिटी का नाम है, और अब उसमें वहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज जो हैं झगड़ा कर रही थी उसके लिए ये हम देख लेते हैं। देखिए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी ये आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के ऊपर करने के लिए, और यहाँ पर 3 पार्टीज जो थी, इसलिए इसको ट्रीपैटाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है। और इसी तरह से ये जो रूलर्स होते थे ये अपने पावर को शो करने के लिए, रिसोर्सेज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे कि उनके पास कितने पावर हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। और जब वो अटैक करते थे किसी दूसरे किंगडम पर, दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स। तो वो दूसरे किंगडम पर जब भी अटैक करते थे वो उनका टारगेट टेम्पल्स होता था, और क्योंकि वो टेम्पल कई बार जो है वो एक्सट्रीमली रिच होते थे, यानी कि बहुत पैसा होता था उनके पास। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स ए सुल्तान महमूद ऑफ गजनी।
अफ़गानिस्तान। और इसी तरह का एक रूलर था जिसने अटैक किया था, वो था महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान से आया था। उसने रूल्ड किया 1997 से लेकर 1030 तक एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ गुजरात को भी उसने बहुत बार उसके ऊपर अटैक किया और उसको लूटा। अब जो गजनी का सुल्तान जो था महमूद, वो चाहता क्या था, उसने क्या काम किया था कि वो अपनी जो गजनी जो सिटी थी वहाँ पर एक स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी जो है वो बनाना चाहता था कि मैं एक बहुत ही शानदार अपनी कैपिटल बनाऊं। और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए उसने एक स्कॉलर को रखा हुआ था अपने साथ जिसका नाम था अल बरूनी। और अल बरूनी ने सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब हिंद, किताब अल हिंद। और उसके बाद अगर हम बात करें अदर किंग्स जो वारफेयर में जो इंक्लूड थे वो थे चाहमान्स, लेटर नोन एज द चौहान, जिनको बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया। और वो दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल करते थे और उन्होंने भी अपने एरिया को वास्ट करने के लिए, एरिया को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उन्हें वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ उन्होंने काफ़ी सारे जो है अटैक की ट्राई किया उन्होंने। और चालुक्य जो है गुजरात के, उन्होंने उनका अपोज किया। और गहडवाल जो थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी उनका अपोज किया। और इनमें जो चाहमान्स में जो सबसे फेमस रूलर जो था उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, जिसने रूल किया 1168 से लेकर 1168 से 1192। वो डिफिटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गौरी 1191 बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। उसने सुल्तान महमूद गौरी को हरा दिया था 1191 में, जो अफगान से आया था, लेकिन 1192 नेक्स्ट ईयर में ही वो उससे हार गया था। आज के लिए इतना ही।